नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आतंक की खूंखार दुनिया में मर्द और औरत का भेद नहीं होता। दस्तावेजों के मुताबिक पूरी दुनिया में कई ऐसी आतंकवादी वारदातें हुई हैं जहां महिला आतंकियों ने निर्मम हत्याएं की। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक महिला आतंकवादी को पकड़ना और ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने मर्द साथियों से ज्यादा चालाक और शातिर होती हैं। ऐसी ही 3 खूंखार महिला आतंकवादियों पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड, किलर लेडीज। खतरनाक महिला आतंकवादियों में एक नाम है समंथा लुइथवेट का, जिसे लोग व्हाइट विडो के नाम से भी जानते हैं। खबर के मुताबिक आतंकवादी संगठन आईएस के लिए लड़ रही ब्रिटिश महिला आतंकवादी समंथा को हाल ही में एक रूसी स्नाइपर ने मार गिराया है। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दस्तावेजों के मुताबिक नैरोबी के मॉल में हुए हमले में समंथा का नाम सामने आया था। वो 7 जुलाई 2005 को लंदन में आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले शख्स जर्मेन लिंडसे की विधवा थी और इसी कारण उसे व्हाइट विडो कहा जाने लगा था। इस हमले में 52 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद से ही वो गायब हो गई थी। फिर 2011 में पता चला कि वो केन्या के मुम्बासा में रह रही है। इस दौरान वो सोमालियाई आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़ी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक समंथा सीरिया में महिला आत्मघाती हमलावर दस्ते को प्रशिक्षित कर रही थी। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद वो संगठन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गई थी। बीते 3 महीनों से ब्रिटिश, अमेरिका और केन्याई सिक्योरिटी सर्विस के लोग उसकी तलाश में हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया था कि लोगों की नजर से बचने के लिए समंथा ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है। केन्याई खुफिया एजेंसी के जासूसों ने दावा किया है कि व्हाइट विडो जिंदा है और वो अपने नए पति के साथ दक्षिण सोमालिया में रह रही है। इतना ही नहीं, उसका पति अल कायदा का मोस्ट वांटेड आतंकी मार्को कोस्टा है। समंथा और मार्को की एक सेल्फी सामने आई है। इस तस्वीर के साथ ही पुलिस अब दोनों की तलाश में जुट गई है। केन्याई खुफिया सूत्रों ने अब मास्को की न्यूज एजेंसी के उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि 30 वर्षीय समंथा को एक रूसी स्नाइपर ने मार गिराया है। केन्या के खुफिया विभाग ने उसकी मौत की पुष्टि के लिए शव की भी मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने समंथा के पूर्वी अफ्रीका के बाहर किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की बात को गलत ठहरा दिया है। दुनिया की मोस्ट वांटेड महिला आतंकी और व्हाइट विडो के नाम से कुख्यात समंथा लुइथवेट ओसामा बिन लादेन की इतनी बड़ी दीवानी थी कि उसने लादेन की मौत के बाद कविता लिखी। पुलिस ने समंथा के कंप्यूटर से कविता की 34 लाइनें तो बरामद की। साथ ही ये जानकारी भी मिली कि समंथा ने अपनी जिंदगी के 8 साल महज बम बनाने की रिसर्च में गंवा दिए थे। समंथा का जन्म ब्रिटेन में 1983 में हुआ था। उसके पिता ब्रिटिश आर्मी में एक सैनिक थे। समंथा के माता पिता के बीच डिवोर्स हो जाने के बाद उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2002 के दौरान उसने जर्मन लिंडसे से शादी कर ली और असमंत्रा और जमाल के नाम को अपना लिया। 7 जुलाई 2005 के दिन जमाल उर्फ जर्मन लिंडसे ने लंदन में एक आत्मघाती विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद समंथा का नाम व्हाइट विडो पड़ गया। दस्तावेजों के मुताबिक 2009 के बाद समंथा अंडरग्राउंड हो गई। फरवरी में नैरोबी के एंटी टेररिस्ट पुलिस ने नेटली वेब नामक एक महिला के लिए अलर्ट जारी किया। नेटली वेब का पासपोर्ट फोटो समंथा से मेल खाता था। स्कॉटलैंड यार्ड ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला समंथा और व्हाइट विडो अपनी पहचान छुपाने के लिए 3 अलग-अलग पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रही थी।
CIA के हरकत में आने के बाद समंथा और व्हाइट विडो के आतंकवादी गतिविधियों का विस्तृत खुलासा हुआ और अल शबाब से उसके संपर्क जुड़े होने की पुष्टि हुई। एक आकलन के मुताबिक समंथा अभी भी जिंदा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इंतजार कर रही है। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे महिला अल-कायदा की खूंखार दास्तान, जिससे आज भी खौफ खाता है अमेरिका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसिस भी इस महिला आतंकी की रिहाई की मांग उठा चुका है। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं किलर लेडीज। दस्तावेजों के मुताबिक कैदी नंबर 650 के नाम से मशहूर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए किसी जल्लाद से कम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों में आफिया के समर्थन में प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन अल-कायदा और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा आफिया के लिए की जा रही कोशिश से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इन संगठनों के लिए कितनी अहम है। आखिर कौन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आईएस आतंकियों ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली के बदले पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की थी। अमेरिकी अखबार ग्लोबल पोस्ट ने जेम्स फॉली के परिवार की इजाजत से उस ईमेल को प्रकाशित किया है जो फिरौती के लिए उनके माता पिता को इस्लामिक स्टेट की ओर से 12 अगस्त 2014 को भेजा गया था। सवाल उठता है कि आखिर ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उर्फ लेडी अल-कायदा कौन है, जिनकी रिहाई के बदले आईएस जेम्स को रिहा करने को तैयार था। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट है जिन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान लौटने से पहले उन्होंने 9/11 के हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाले खालिद शेख मोहम्मद के एक रिश्तेदार से शादी कर ली थी। अमेरिका उन पर अल-कायदा से भी संबंध रखने के आरोप लगाता है। पाकिस्तान में अच्छे ग्रेड्स लाकर आफिया ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाया था। यहां से पीएचडी करने के दौरान वो सोशल एक्टिविज्म भी करने लगी थी। उसका मानना था कि अफगानिस्तान, बोस्निया और चेचन्या में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। उसने बॉस्टन में कई बार प्रदर्शन भी किया और साथ ही लोगों की मदद के लिए उसने चंदा जमा किया और स्थानीय मस्जिद से धार्मिक भाषण भी दिए। मीडिया के मुताबिक चैरिटी करने वाली जिन संस्थाओं के साथ वो काम करती थी, इनमें से एक केन्या में अमेरिकी दूतावास पर हमले के लिए जिम्मेदार थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद मई 2002 में आफिया और उसके पहले पति अमजद खान से FBI ने लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ गई और दोनों ने पाकिस्तान आकर तलाक ले लिया। साल 2001 में ही आफिया की गतिविधियों को देखते हुए उसे दुनिया की खौफनाक महिलाओं की फहरिस्त में शुमार कर लिया गया था। FBI ने डेंजरस वुमन टाइटल से आफिया का पोस्टर भी जारी किया, जिसके बाद आफिया लापता हो गई। 2010 में अमेरिकी सरकार ने आफिया को 86 साल की सजा सुनाई। आफिया पर अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप था। साल 2010 में आफिया को 86 साल की सजा सुनाई गई। आफिया पर आरोप था अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मचारियों की हत्या के प्रयास का। साल 2008 के करीब आफिया को अफगानिस्तान के गजनी शहर से गिरफ्तार किया गया था। 2010 में BBC पर प्रकाशित एक खबर के मुताबिक आफिया के पास से उस वक्त कुछ रसायन और ऐसा साहित्य बरामद हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा करने और हत्याएं करने की साजिश के बारे में अंदाजा मिलता था। इसके बाद आफिया को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ के दौरान ही आफिया ने एक राइफल से अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट और अमेरिकी सैनिक की ओर निशाना साध दिया था। अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान भी आफिया का ताल्लुक अल-कायदा से था।
माना जाता है कि अमेरिकी मीडिया ने आफिया को लेडी अल कायदा के नाम से चर्चित कर दिया था। जब आफिया को 86 साल की सजा मिली तो पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भी हुए। जर्मनी के वेबसाइट DW के मुताबिक आफिया के 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से 2 लापता हो गए थे, जबकि तीसरा बच्चा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता है। आफिया के पूर्व पति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आफिया उससे जिहाद में शामिल होने की जिद करती थी। चाहे अल कायदा हो या फिर ISIS, ये दोनों आतंकवादी संगठन आफिया को एक महत्वपूर्ण एसेट मानते हैं। ये बात गौरतलब है, अमेरिका में कई विशिष्ट लोगों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से आग्रह किया है कि अल कायदा से कथित तौर पर संपर्क रखने तथा हत्या के प्रयास के मामलों में जेल में बंद पाकिस्तानी वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। इस पत्र पर पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी रैमसे क्लार्क और पूर्व सांसद माइक ग्रॉवेल तथा पॉल फिंडसे जैसे लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस पत्र में ओबामा के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी संबोधित किया गया है। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की एक ऐसी आत्मघाती महिला से जिसने 1978 के दौरान पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं किलर लेडीज। 1970 के दशक में जब फिलिस्तीन का संघर्ष अपने चरम पर था, तब एक आतंकवादी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इजराइल के तेल अवीव शहर की एक युवा दलाल मुगरबी नाम की महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर 38 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आखिर कौन थी दलाल मुगरबी, आइए देखते हैं। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO फिलिस्तीनियों का सबसे प्रमुख और बड़ा संगठन है। इस संगठन की स्थापना अरब लीग के प्रयासों से हुई थी। अरब लीग ने 1964 में काहिरा में संपन्न अपने शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनियों के एक प्रतिनिधि संगठन की स्थापना का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यरूशलेम में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और PLO की स्थापना की गई। इस संगठन के घोषणा पत्र में कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य 1948 में इजराइल द्वारा अपने कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त कराना तथा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। स्थापना के समय इस संगठन को मिस्र, जॉर्डन और सीरिया का समर्थन प्राप्त था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए PLO ने तथा गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। PLO ने 1970-80 के दशक में जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी व पश्चिमी किनारे में स्थित अपने छापामार अड्डों से इजराइल के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया। वास्तव में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन 11 छोटे-छोटे समूहों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे बड़ा संगठन अल फतह है। मार्च 1978 एक आतंकवादी हमले से पूरा तेल अवीव शहर कांप उठा था। PLO के एक गुरिल्ला दस्ते ने एक बस को कब्जे में लेकर सनसनी फैलाने के उद्देश्य से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। इजरायली सेना के द्वारा जब इस बस को रोका गया तो दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी शुरू हो गई। मीडिया के मुताबिक आखिरकार गुरिल्ला दस्ते ने ग्रेनेड के जरिए इस बस को उड़ा दिया और पूरी कार्रवाई में कुल 38 इजरायली नागरिक मारे गए। इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि इस गुरिल्ला दस्ते की अगुवाई दलाल मुगरबी नामक एक 19 वर्षीय युवा लड़की कर रही थी। 1977 के दौरान ही दलाल मुगरबी को लेफ्टिनेंट का पद मिल चुका था। उसकी काबिलियत को देखते हुए PLO ने उसे पॉलिटिकल ऑफिसर बना दिया था। लेकिन दलाल मुगरबी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे सनसनी फैल सके। दस्तावेजों के मुताबिक मौत से पहले
दलाल मुगर्बी ने अपने हाथ में एक फिलिस्तीन का झंडा पकड़ रखा था। दलाल मुगर्बी की मौत ने उसे रातों रात फिलिस्तीन का हीरो बना दिया था। इजराइल में इस घटना को कोस्टल रोड मसेकार के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध न्यूज मैगजीन टाइम के मुताबिक इजराइल की इतिहास में ये सबसे भयानक आतंकवादी घटना के रूप में जाना जाता रहेगा। प्लान के मुताबिक दलाल मुगर्बी का असली प्लान इस बस के जरिए तेल अवीव शहर में चल रहे एक 5 स्टार होटल को अपने कब्जे में लेना था, जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। दलाल मुगर्बी भले ही अपने प्लान में कामयाब न हो पाई हो, लेकिन उसने फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष को एक नया आयाम दे दिया था। एक 19 वर्षीय लड़की ने भविष्य के लिए अनेक आतंकवादी घटनाओं को फिर से अंजाम देने का खौफनाक रास्ता दिखा दिया था। तो ये थी कुछ खौफनाक महिला आतंकियों की दास्तान। ऐसी ही हैरान कर देने वाली नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।